हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 वीडियो। आप सभी जानते हैं कोल्ड वॉर चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, बट एंड ऑफ बायोपोलैरिटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा हमें कोल्ड वॉर का एक कंसेप्ट लेना पड़ेगा। आप सभी जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो आपका 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। ग्रुप वन था आपका एक्सिस पावर, ग्रुप टू इज अलाइड पावर। एक्सिस में इटली था, जर्मनी और जापान था, बट अलाइड में आपका यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और आपके फ्रांस थे। हमने लेट कर लिया सपोज कि यहाँ से जापान हार गया, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। तो 6 साल के घमासान के बाद, 6 साल के घमासान के बाद हमारे सामने आई दो सुपर पावर। एक का नाम था यूएसए और एक का नाम था यूएसएसआर। यूएसए की जो थी आइडियोलॉजी वो थी डेमोक्रेसी। क्या थी बेटा? वो थी आपकी डेमोक्रेसी। एंड जो थी आइडियोलॉजी यूएसएसआर की वो थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है जी। अब यूएसए ने बनाया था नाटो अलायंस था, इसका था आपका वॉर्सो पैक्ट। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 45 साल तक क्या चला था? 45 से लेके 1991 तक बेटा दोनों के बीच चला था आपका कोल्ड वॉर। इट वॉज कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये हम लोग अब पढ़ चुके हैं। बिल्कुल हमारा जो है ना बेसिक वो हमारा हो चुका है आपका। अब हमारा शुरू होता है चैप्टर जिसका नाम है बेटा आपका द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बेटा क्या नाम है इसका? द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब हम लोग पहले समझते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। एंड मतलब होता है अंत, बाय मतलब होता है टू, पोलैरिटी मतलब यहां पे हम लोग कह रहे हैं यूएसएसआर को और यूएसए को। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि कैसे यूएसएसआर का अंत हुआ, कैसे दो पोल्स में से एक पोल खत्म हो गया यानी कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और कौन रह गया, कैसे यूएसए बच गया आपका। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कंसेप्ट जिसका नाम है आपका बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल क्या है? जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन में दो तरह के लोग रहते हैं। वेस्ट में वो लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं यूएसए की आइडियोलॉजी को, ईस्ट में वो लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बंदे दीवार बना दी। व्हाट वी हैव डन, हमने एक दीवार बना दी। तो जो दीवार हमने बनाई, ये दीवार कब बनाई, कब तोड़ी, दीवार का बनना क्या शो करता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं कि बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले वी शुड नो बर्लिन वॉल कब बनी। तो ये बनी थी 1961 में। ठीक है, और ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करने के लिए। दोबारा सुनने सभी, ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करने के लिए बेटा बनाई गई थी आपकी बर्लिन वॉल। अब ये बर्लिन वॉल क्या सिंबलाइज करती है, मतलब ये जो बनाई गई इसका बनना क्या शो करता है? तो बर्लिन वॉल का बनना भाई शो करता है डिवीजन, बंटवारा किसके बीच? बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ठीक है जी, 1 मार्क का ये हो गया, 1 मार्क का आपका ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर लंबी ये दीवार थी? तो ये आपकी 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और ये 28 साल तक खड़ी रही थी वहां पे। आपका समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे कब तोड़ा गया? तो इसको तोड़ा गया था 9 नवंबर को 1989 में। कब बच्चों? नवंबर 9 1989 को तोड़ा गया था इसको ये। ठीक है, और इसका टूटना क्या शो करता है?
बनना शो करता है सेपरेशन, टूटना शो करता है जर्मनी के एक हिस्से के दो पार्ट्स को एक करना, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी बर्लिन था, बर्लिन को दो हिस्सों में बांटा गया था, तो दीवार का तोड़ना शो करता है कि ये अब यूनिफाइड हो चुका है। और साथ ही साथ दीवार के टूटने के साथ साथ हमको पता लगता है कि अब जो आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था, यानी कि जो आपका यूएसएसआर था, उसके भी पतन की, वो भी अब आपका टूटना शुरू हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था नंबर 1। ये सब 1 मार्क्स में आ सकते हैं आपका। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था। सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था? बहुत ही सिंपल, देखो इसका आंसर है। सपोज किया मैंने बोला ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, पहले समझ लो क्या थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। अब इन कंट्रीज पे फासिस्ट फोर्सेस का रूल था। तो जब इन कंट्रीज को फासिस्ट फोर्सेस से मिलती है क्या, इंडिपेंडेंस, तो ये कंट्रीज क्या ज्वाइन कर लेती हैं, ये ज्वाइन कर लेती हैं यूएसएसआर के मॉडल को। तो इन कंट्रीज को बेटा क्या बोला गया है, इन कंट्रीज को बेटा बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक, यानी कि द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और द ग्रुप ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हु वर लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस। जब इन कंट्रीज को, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को मिलती है लिबरेशन, किससे, आपका फासिस्ट फोर्सेस से, और लिबरेशन के बाद ये क्या ज्वाइन कर लेती हैं, ये फॉलो करती हैं, ये ज्वाइन करती है यूएसएसआर के मॉडल को। तो ऐसी कंट्रीज को हमने क्या बोला, इनको बेटा हम लोगों ने बोला था सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये भी आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। आफ्टर दिस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सोवियत सिस्टम एक्चुअल में था क्या। तो पहली बात तो ये जान लो कि यूएसएसआर कब सामने आता है, यूएसएसआर सामने आता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद, जो हुआ था रशिया में, कब, 1917 में हुआ था। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर की, बेटा फुल फॉर्म है इसकी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये कब आया सामने हमारे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि 1917 में हुआ था। और ये जो था रिवॉल्यूशन, ये बेटा जो था अगेंस्ट था, खिलाफ था किसके, कैपिटलिज्म के। और किसके सपोर्ट में था बेटा, ये बेटा सपोर्ट में था आपके सोशलिज्म के। So it was against capitalism and it is inspired by socialism। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। अब सबसे मेन सवाल आपके एग्जाम का हमारे सामने आता है, जिसकी वेटेज आपकी 4 नंबर की है। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, कि क्या फीचर्स थी, क्या उसकी खूबियां थी जो उसको सबसे अलग बना रही थी। तो नंबर 1 फीचर भाई क्या था उसका, 1 पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी है, लेकिन यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में देयर इज ओनली 1 पार्टी नेम्ड एज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था बच्चों उसका, कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे और कोई दूसरी पार्टी या वहां पे और कोई अपोजिशन अलाउड ही नहीं था। इन लोगों ने प्राइमेसी दी थी ना, प्राइमेसी, वो इन्होंने सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने मतलब सिंगल पार्टी को अपनी प्रायोरिटी पे रखा था। आपका पूरी कंट्री की इकोनॉमी को प्लान और कंट्रोल करने वाली सिर्फ वहां का स्टेट, यानी कि वहां पे सिर्फ आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी आपकी। ये दैट्स योर फर्स्ट फीचर ऑफ यूएसएसआर। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आता है डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, क्या बच्चों, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं यूएसए को छोड़ दूं तो सबसे ज्यादा एडवांस इकोनॉमी किसकी थी, यूएसएसआर की। सोवियत यूनियन इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएसए। यूएसए को छोड़ दो, सबसे ज्यादा डेवलप इकोनॉमी यूएसएसआर की थी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा अच्छा खासा कम्युनिकेशन नेटवर्क, एनर्जी के रिसोर्सेज, जहाँ पे ऑयल भी है, आयरन भी है, इंडस्ट्री भी है ऑयल की प्रोडक्शन की, और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो उसको हर रिमोटेस्ट जो है ना एरिया उससे जोड़ देता है। वहाँ पे एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी है दैट प्रोड्यूस्ड, मतलब यूएसएसआर ऐसा था कि एक पिन से लेकर एक कार तक की प्रोडक्शन करने वाले
ये लोग थे आपके ये। हालांकि इनकी क्वालिटी जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के टक्कर के नहीं थे, बट स्टिल ये लोग मैनेज कर रहे थे आपका। दैट्स योर सेकंड फीचर। फीचर नंबर थर्ड आपका आता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि न्यूनतम जीवन स्तर, यानी कि रोटी कपड़ा मकान तो जनता को मिल ही रहा था। कैसे? सब्सिडाइज रेट्स पे, सस्ता करके। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल रीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड facilities like health, education, child care and other welfare scheme। मतलब चीज वहां पे बढ़िया थी। That's your first third feature। Fourth feature that is absence of unemployment। वहां पे भाई बेरोजगारी नहीं थी, सबके पास वहां पे काम था, यानी कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट, मतलब जो भी थी ना ओनरशिप, वहां के जो मेन लोग थे वो एसेट्स वो वहां के स्टेट ओन कर रहा था, ठीक है, और इसको बेटा कंट्रोल वहां का स्टेट कर रहा था। मतलब वहां पे प्राइवेट कंपनीज का बेटा कोई भी रोल आपका नहीं था। तो चार हमने जो पढ़े वो हम लोगों ने पढ़ी है वहां की पॉजिटिव बातें। लेकिन भाई कुछ तो नेगेटिव होगा ना, तो वो नेगेटिव क्या था? कहते हैं ना हर चीज की देर इज ऑलवेज अ हिडन कॉस्ट। तो अगर बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ की हिडन कॉस्ट ये थी कि वहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब भाई वहाँ पे जो था ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, और वहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ रहा था कि क्या बोले क्या सोचें। वो लोग बड़े ब्यूरोक्रेटिक थे आपके ये। साथ साथ ही, ठीक है ना, जनता को अपनी बात रखने के लिए काफी डिफिकल्टी का फेस करना पड़ रहा था, और लोगों ने अपनी बात रखने के लिए अक्सर जोक्स का और कार्टून्स का सहारा भी लिया था आपके ये। अगर हम इस इकोनॉमी को, अगर हम इनको बेटा कंपेयर करते हैं किससे, यूएसए से, तो हम ये देखते हैं कि भाई यूएसए से ये लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे थे। साथ ही साथ अगर कहते ना आप जीत गए, आप जीत गए, लेकिन किस कीमत पे? तो यूएसएसआर आर्म्स रेस में इसको टक्कर दे रहा था, लेकिन एक बहुत भारी कीमत के ऊपर, उसको बहुत ज्यादा कीमत अपनी चुकानी पड़ रही थी बच्चों आपका। ठीक है, सो दैट्स योर पॉइंट, दैट्स योर फोर क्वेश्चन जो कि आपका 4 मार्क्स में था। अब इस पूरे सिस्टम को चेंज करने का जिम्मा किसने उठाया? इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने बच्चों? मिखाइल गोर्बाचेव ने। सवाल आएगा मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और उन्होंने क्यों बोला कि बदलाव लेके आऊंगा मैं? बदलाव लेके आने के बाद उन्होंने क्यों की? देखो जरा, पहली बात तो 1 मार्क बनता है यहाँ से। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बन जाते हैं? जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं इसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने बोला कि मैं बदलाव करूंगा। ही सेड आई वांट टू रिफॉर्म यूएसआर, बट द क्वेश्चन इज वाई? बदलाव करने तो करने क्यों है? तो उन्होंने बोला बदलाव मुझे इसलिए करने क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज में जो तरक्की हो रही है, जो क्रांति हो रही है, उसके बराबर आ जाए। यानी कि टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। भैया वेस्टर्न कंट्रीज तो आगे बढ़ रही हैं, हम बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम लोग आगे बढ़े। पहली बात, मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्ते मेरे कैसे हो, उनके साथ रिश्ते मेरे हो जाए नॉर्मल, और वो सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे थे, यानी कि वो यहाँ पर भी लोकतंत्र लेके आना चाह रहे थे। साथ ही साथ में उनके खुद के, मतलब जिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया था, कब? 1945 के बाद उन्हीं कंट्रीज ने अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स कुछ तो गड़बड़ हो गई ना मेरे भाई, कि जो लोग आपके सपोर्ट में थे अब वो आपके अगेंस्ट है। यानी कि पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अपने खुद के बंदे ही इनके खिलाफ थे, तो कुछ तो गड़बड़ थी। और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं रिफॉर्म्स करूंगा। क्या करूंगा मैं? रिफॉर्म्स करूंगा।
ठीक है। अब जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए तो सवाल आता है उन्होंने रिफॉर्म्स कौन से किए, तो उन्होंने भाई दो रिफॉर्म्स किए थे। एक का नाम था ग्लासनोस्ट और एक रिफॉर्म का नाम था पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, खुलापन, जनता को स्पीच मिल जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए, मीडिया को मिल जाए फ्रीडम, तो ये हो गया। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि वहां पे इलेक्शंस कराए जाएं, जनता को, देखो ऑब्वियस बात है डेमोक्रेसी की बात चल रही है तो इलेक्शंस तो होंगे होंगे। प्लस अब तक जिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ का सोवियत स्ट्रक्चर चला रहा था, ही वांटेड कि अब वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी अब आना शुरू करें, मतलब वो देश को आगे ले जाना चाह रहे थे। बट हुआ कुछ यूं कि उनके इन रिफॉर्म्स करने से जो जनता थी, जनता खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनता को रिफॉर्म्स मिल गए, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हो जाते अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि भाई इनकी तो पावर्स क्या हो गई, इनकी पावर्स और इनकी प्रिविलेज अब कम हो रही थी। क्या हो रही थी? इनकी पावर्स और प्रिविलेज बेटा क्या हो रही थी, अब इनकी डाउन जा रही थी, तो कुछ तो करना पड़ता। तो उन्होंने क्या, इन्होंने एक तरीके से रिफॉर्म्स को बैन कर दिया, इन्होंने एक कूप कर दिया। समझते कूप मतलब क्या होता है? कूप मतलब होता है तख्ता पलट। जैसे सपोज के ये आपका एक टेबल है, ये पेन रखा है यहाँ पे, तो अगर मैंने पलट दिया तो क्या हो गया, गिर गया ना पेन। तो वैसे ही सरकार गिरा दी गई, ठीक है ना, सारे बदलाव को हटा दिया गया। अब ये हटाया किसने? ये हटाया था कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोगों ने, क्योंकि दे डोंट वांट रिफॉर्म्स। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बोला कि अगर तुम बदलाव कर रहे हो तो हमारी पावर्स कम हो रही हैं और जनता की पावर्स बढ़ रही हैं, हमारी गद्दी जा रही है। तो इस जो कूप हुआ, इसके खिलाफ कौन आया सामने? खिलाफ सामने इसके आते हैं बोरिस येल्त्सिन। तो द क्वेश्चन विल बी, डिस्कस द रोल प्लेड बाय बोरिस येल्त्सिन इन अपोजिंग कूप इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथ लोगों ने जो कूप किया, जो तख्ता पलट किया, उसके खिलाफ उतर के आते हैं बोरिस येल्त्सिन। तो कैसे उतर के आते हैं, तो ये पढ़ना हमको। सो द आंसर विल बी, द रिफॉर्म्स डन बाय गोर्बाचेव वर अपोज्ड बाय द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हीं पार्टी के लोगों ने एक कूप किया, कब? 1991 में। अब दैट वाज इनकरेज्ड, ठीक है ना, जब दैट वाज इनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, और कट्टर लोगों ने किया। लेकिन इन कूप को हटाने के लिए, इस कूप के अगेंस्ट उतरा कौन? इसके अगेंस्ट आते हैं बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। वो एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में निकल के सामने आते हैं और वो अपोज करते हैं इस कूप को कि भैया रिफॉर्म्स बैन नहीं होंगे, सब कुछ जैसा था वैसे ही रहेगा आपका। अब क्या हुआ, जिस जनता को आज़ादी मिल जाती है वो वापस तो करेगी नहीं। तो द रशियन रिपब्लिक वेयर यल्त्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब भाई पूरे पूरे यूएसएसआर में, बेटा रशिया में खासकर, हाहाकार मच गया कि हम पुराने पैटर्न में नहीं जाने वाले। अब पावर जो थी बेटा वो सोवियत सेंटर्स थे, रिपब्लिक्स के हाथों में, मतलब कि जो वहां पे छोटे छोटे एक तरीके से स्टेट्स थे या कंट्रीज थे, उनके बेटा हाथों में अब पावर लग गई आने, खासकर उन पार्ट्स में जो आपके यूरोपियन पार्ट्स थे आपका, जिन्होंने बेटा खुद को अब सॉवरेन कंट्री मान लिया था। क्यों? क्योंकि 70 साल तक, 70 ईयर्स तक ये लोग साथ रहे, लेकिन यूएसएसआर ने कुछ भी इनके लिए अच्छा नहीं किया, इनको एक तरीके से निकम्मा बना दिया, इनकी फ्रीडम छीन ली गई। तो जब इनको मिली फ्रीडम, डेफिनेटली ये अब काफी खुश होगा आपके लिए, ठीक है। दिसंबर 1991 के अंदर, यल्त्सिन की लीडरशिप के अंदर, रशिया ने, बेलारस ने, यूक्रेन ने ये बोला कि भाई सोवियत यूनियन अब क्या हो चुका है, और क्या हो, अब आपको हो चुका है बैन। सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं बैन। और अब वहां पे क्या आ गया है, अब वहां पे आ चुका है कैपिटलिज्म। क्या आ चुका है वहां पे बेटा, वहां पे आ चुका है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। इन्हीं दो कंसेप्ट की बात मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे थे। तो पूरा यूएसएसआर क्या हो गया आपका, कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर के कोलैप्स होते ही सामने एक नया ग्रुप आया, जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम रखा गया आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इनका नाम रखा गया, ठीक है। इस सीआईएस के आते ही हुआ क्या, यूएसएसआर के कोलैप्स होते ही हमारे सामने ये बात आई कि रशिया वाज बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की गद्दी पे अब रशिया आ गया। रशिया ने
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट थी, किसकी सीट थी? आपकी इसकी, वो इसने कब्जा लिख इसके अंदर आ गई। साथ ही साथ रशिया ने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज को एक्सेप्ट किया जो पहले यूएसएसआर एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अब तक का ये चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको क्लैरिटी मिली हो इस चैप्टर के अंदर। अगली क्लास में जो आएगी वीडियो, वहाँ पे हम पढ़ेंगे यूएसएसआर टूटा कैसे, क्या वो इसके रीजंस थे। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों कि टूटने के बाद क्या हुआ। देन हम लोग पार्ट वाइज चैप्टर को अपना पूरा करते चलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें विवेक अरोड़ा _ ऑल साइंस वाले, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, मिलते बेटा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।